नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एग्जाम एम्पायर एम आर तित्रवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एम्पायर में। दोस्तों, सबसे पहले तो सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। मैं टॉपिक जो अपने रेगुलर चल रहे थे 3-4 दिन का गैप लग गया, उसके लिए मैं वाकई में थोड़ा आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों 1857 की क्रांति। एक ऐसी क्रांति दोस्तों जिससे अगर क्वेश्चन ना पूछे तो एग्जाम सेंटर को नींद नहीं आती है। एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हर एग्जाम से। और आज दोस्तों हम रीट को, मैथ्स को टारगेट करके चल रहे हैं। हालांकि राजस्थान का कोई भी वनडे एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है और मैं उस लेवल से आपको पढ़ाने वाला हूं जैसा आरएस के लेवल में भी किया जाता है, क्योंकि भूमिका बनाना, बैकग्राउंड बनाना दोस्तों ज्यादा जरूरी है ताकि आपको याद हो सके। और आप सबको पता है मैं याद करवाता हूं। इसके लिए जरूरी है कि अगर आप ये देख रहे हो कि कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कहाँ था, वो 6 क्वेश्चन में कर लूँ और मेरा काम हो जाए, दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपको क्वेश्चंस सारे किसी भी प्रकार के निकाले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में निकले तो आप आधा घंटा धैर्य बना के रखिएगा। हर एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है मैं याद करवाने वाला। तो आप सबको पता है मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, याद करवाने आया हूँ। दोस्तों आज थोड़ा मेरा मूड ऑफ तो है क्योंकि जो पेपर आउट हुआ है सेकंड ग्रेड का, इसलिए थोड़ा मैं दुखी हूँ, लेकिन फिर भी हम बीच बीच में मजाक करते रहेंगे ना। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले 1857 की क्रांति क्यों हुई, आप सबको पता है। इसके पीछे वैसे बहुत सारे रीजंस हैं, आप सबको पता है इस बात का, लेकिन एक पता है कि तात्कालिक कारण क्या है। देखिएगा, तात्कालिक कारण क्या है, ब्राउनफील्ड की जगह एनफील्ड राइफल का। अगर मैं इससे पहले ये पढ़ाने लग जाता तो कुछ बच्चे फुदक लेते बीच में ही कि गलत पढ़ा रहे हो। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि तात्कालिक कारण जो था वो था ब्राउनफील्ड की जगह एनफील्ड राइफल का लाया जाना। गाय और सूअर की चर्बी का उसमें प्रयोग था। ये क्या था दोस्तों, ये बंदूक थी जिससे लड़ाइयां की जाती थी। ब्राउनफील्ड की जगह एनफील्ड में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग था दोस्तों। गाय जो है वो हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर जो है, सूअर को मुसलमान फूटी आंख में देखना पसंद नहीं करते। तो ये दोनों ही धर्म के खिलाफ धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ था और इसको मुंह से खोलना पड़ता था। ये क्यों किया गया, क्योंकि दोस्तों ये सीलन से, कारतूस को सीलन से बचाने के लिए इसकी चर्बी का लेप किया जाता था ताकि उस पर जंग ना लगे। तो और इसको फिर मुंह से खोलना पड़ता था। तो अगर हिंदू कोई गाय का मांस मुंह से लगाए तो ये बिल्कुल जायज नहीं था। तो ये तात्कालिक कारण था जिसने चिंगारी में मतलब आग लगाने का काम किया, घी डालने का काम किया दोस्तों। तो ये तो आखिरी था, उससे पहले भी बहुत सारी पिक्चर चल रही थी, हम उस पर थोड़ा सा जल्दी बात करेंगे, उसके बाद हम सभी मुद्दों पर आ जाएंगे। ये ऐसे ही पूरे हैंड रिटन नोट्स में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो कोई नया है तो टेलीग्राम चैनल भी साथ में ज्वाइन करिएगा, एग्जाम एम्पायर ठीक इसी नाम से है। और यूट्यूब तो कहने की जरूरत ना पड़ेगी, आपको सब्सक्राइब करना ही है दोस्तों। आर्थिक कारण में देखिएगा बहुत सारे कारण हैं। आर्थिक कारण क्या है दोस्तों, आर्थिक नीति आप सबको पता है। अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए दोस्तों, एक ऐसा बना हुआ था, एक ऐसा माइंडसेट था लोगों का कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ उससे लेकर 1857 में जब ये विद्रोह हुआ, 100 साल अंग्रेज राज करेंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे। ऐसा भारतीय ग्रामीण जो भोले वाले थे ना दोस्तों, जो हिंदुस्तानी थे, उनमें ऐसा था कि ये ऑटोमेटिक ही चले जाएंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये तो बिल्कुल शासन को सुदृढ़ कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं और हिंदुस्तान पे अनंत काल के लिए शासन करना चाहते हैं। तो आर्थिक नीति में दोस्तों आपको स्थायी बंदोबस्त, जागीरदारी ऐसी सुनी होगी जिसमें लगान वसूल करते थे वो, तो वो ऐसी आर्थिक नीतियां थी। और दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों इस आर्थिक नीतियों पर एक बड़ी पहली किताब लिखी है, द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किताब लिखी है दादा भाई नौरोजी ने, नोट्स बना लेना कोई बनाना चाहे तो, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी, उसमें लिखा है कि जो अंग्रेज है हमारे गंगा के किनारे से यहाँ से हमारा माल शोक रहे हैं और टेम्स नदी जो है इंग्लैंड में, वहां पे जाके निचोड़ दे रहे हैं। गंगा के किनारे से हमारा सामान सोख रहे हैं। जो स्पंज है ना, स्पंज की भांति है अंग्रेज हमारे देश में, स्पंज की भांति है। स्पंज में कहूँ तो जो राखी का, वो गाँव में राखी नहीं बांधते थे, गाँव में क्या कोई भी मतलब राखी पे राखी बांधते तो वो होता है ना चोसने वाले, चूका टाइप जिसे बोलते हैं ना, तो वो स्पंज की भांति है जो हमारे गंगा के किनारे से धन सोखता है और अंग्रेज इंग्लैंड में ले जाके टेम्स नदी के किनारे निचोड़ दे रहे हैं। समझ पा रहे हो। तो ये हालात थी हमारी, जो सोने की चिड़िया देश हुआ करता था वो 100 साल में बिल्कुल कंगाल हो गया ना। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा, और ऐसा कहा जाता है कि भारतीय बुनकर जो थे, भारतीय शिल्पकार थे जो थे, भारतीय मजदूर थे, उनकी जो हड्डियां हैं वो गंगा के किनारों में बिखरी पड़ी है। ये हालात हमारी कर दी थी उन्होंने। ठीक है, नील की खेती दोस्तों, नील की खेती भी एक प्रमुख कारण था। किसानों से नील की खेती जबरदस्त करवाई जाती थी और नील की खेती का दुष्परिणाम यह था कि अगर किसी जमीन पर 3-4 साल नील की खेती कर ली जाए तो वो जमीन बंजर हो जाती है, उस पर कभी कुछ पैदा नहीं होती। अब जिस किसान के बच्चों को युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों को कमा के खाना है, अगर वो खेती बंजर हो जाएगी तो कितने दिन किसान सहन करेगा। ये बात है कि सैनिक और किसान इस आंदोलन में बहुत ज्यादा भाग ले रहे थे।
इसके बाद देखिएगा टैक्स जो है उसकी एक प्रणाली है, स्थायी बंदोबस्त आप सबको पता है, ऐसी कुछ नीतियां थी, टैक्स बहुत ज्यादा था। अगर भारतीय व्यापारी यहाँ से कोई माल जाके इंग्लैंड में बेचना चाहता था तो उसमें 100% टैक्स लगता था, और यहीं से कोई अंग्रेज व्यापारी सामान ले जाता था इंग्लैंड में बेचता था, उसमें कोई टैक्स नहीं था। अब हमारी व्यापारी की चीज डबल हो गई, डबल पैसों में, तो महंगी चीज कौन खरीदेगा? तो ऐसे ही हमारे बिजनेस को चौपट कर दिया गया। ठीक है, राजनीतिक में आप सबको पता है शाही संधि की गई, हड़प नीति की गई। हड़प नीति में क्या था दोस्तों, डलहौजी हड़प नीति लेके आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर आपके खुद का ब्लड का खून नहीं है, वारिश नहीं है आपके खून का, मतलब आपसे पैदा हुआ उत्पन्न हुआ अगर आपका पुत्र नहीं है तो हम उसको वारिस नहीं बनने देंगे। आप सबको पता है बेगम हजरत महल और झांसी की रानी युद्ध में इसीलिए कूद रही थी, क्यों? क्योंकि उनके खुद का पुत्र नहीं था, दत्तक पुत्र को वो राजा बनाना चाहती थी, तो ये कारण था हड़प नीति भी दोस्तों। ठीक है, तो आपके तो शायद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आरपीएससी में, यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मेरा ये धर्म बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपका पूरा बैकग्राउंड बना दूं। बहुत टीचर आपको आएंगे स्पीड से 10 मिनट में करवा के चले जाएंगे, लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा। तो आपकी पिक्चर भी आपके माइंड में चल रही होगी कि इतने दिन हम सुने थे खूब लड़ी झांसी की रानी, वो है ना, वो क्या नाम था, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। अरे भाई वो कूदी क्यों थी? 1857 की क्रांति में उस महिला को इतनी बहादुर से लड़ने की जरूरत क्यों आ पड़ी थी? तो भाई था उनके दत्तक पुत्र था, उसको राजा नहीं बनाया जा रहा था। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों सामाजिक कारण में। सामाजिक कारण दोस्तों सती प्रथा का अंत, शिक्षा, नौकरी जैसे भेदभाव। सती प्रथा पे हम बात करें तो आज तो हमारे समाज में ऐसा लगता है कि सती प्रथा ठीक है, उसका अंत हो गया। तब के भारतीय समाज वालों को ऐसा लगता था कि हमारे धर्म के साथ, हमारे सामाजिक ताने बाने के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे आज कोई कह दे कि घूंघट पर्दा हटा दो, तो कोई हटाएगा नहीं ना, वो कहेगा कि यार ये तो हमारे संस्कार हैं, लेकिन देर सवेर ये घूंघट प्रथा हट जाएगी। और मैं तो सोचता हूँ कि घूंघट प्रथा जो दोस्तों देखिएगा, जिस खुदा ने, जिस भगवान ने, ऊपर वाले ने 2 खूबसूरत आंखें दी है, उस आंखों पर हमेशा हमेशा के लिए पर्दा डाल देना कहाँ तक उचित है? हमारी मोबाइल की स्क्रीन को हम दिन में 2 बार 5 बार रगड़ के साफ करते हैं, थोड़ी सी धुंधली हो जाए, और उन आंखों को हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए धुंधला कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है देर सवेर अंत होना चाहिए इसी प्रथाओं का, हालांकि टाइम लगेगा। हमारा भारतीय समाज जो है थोड़ा रूढ़िवादी है, लेकिन हम पश्चिमी देशों के पीछे पीछे चल रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों ना। इसके बाद देखिएगा शिक्षा। शिक्षा दो व्यवस्था ऐसी कर दी दोस्तों, वो चाहते थे कि हम कुछ ऐसे लोग तैयार कर ले जो रंग से तो भारतीय हो, लेकिन वो विचारों से हमारे अंग्रेज जैसे हो, और हम यहाँ पे राज शासन स्थापित कर रखे। तो कुछ 10% लोगों को एजुकेशन देना चाहते थे, और एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए की 1813 में व्यवस्था भी की गई, और ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार के लिए भेजा गया दोस्तों ना। तो ये देखिएगा नौकरी में भेदभाव था, भारतीयों को कम पोस्ट वाली, नीची पोस्ट वाली, कम सैलरी वाली नौकरी दी जाती थी, तो ये भी एक कारण था, और अंग्रेज वालों को बड़ी पोस्ट दी जाती थी। धार्मिक देखिएगा, धार्मिक नियोग्यता नाम ये सबसे बड़ा कारण था दोस्तों। क्या कहा गया था इसमें कि कोई भी जो हिंदू मुस्लिम ईसाई को, वो अगर ईसाई धर्म ग्रहण करेगा, हिंदू मुस्लिम को भी है, वो अगर ईसाई धर्म करेगा, बाइबल को अपनाएगा, तो हम उसको बहुत सारी रियायतें देंगे, है ना, नौकरियों में आरक्षण देंगे, ऐसा कुछ वादा उन्होंने किया। और तिलक, जनेऊ, दाढ़ी दोस्तों आप सबको पता है, जनेऊ और तिलक लगाने पर उन्होंने सैनिकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मुसलमानों से कहा कि तुम दाढ़ी मत रखिएगा। तो ऐसे कुछ, और ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ऐसे कुछ कारण दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इतने सारे कारण थे, एकाएक दोस्तों वो तो एक चिंगारी थी, तात्कालिक कारण में जो चिंगारी थी, आग में घी डालने का काम, वो तात्कालिक कारण ने किया, बाकी आग पहले से लगी हुई थी। हिंदुस्तान एक विद्रोह रूपी बारूद के ढेर पे पिछले 100 साल से बैठा हुआ था, बस उसको वो कहते हैं ना, तिल लगाने की जरूरत है ना। इसके बाद सैनिक कानून में देखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, सैनिक कानून में डाकघर अधिनियम में आ गया दोस्तों। डाकघर अधिनियम में क्या बात की गई कि भारतीय जो सैनिक है, अगर वो अपने घर पे अपनी बीवी को चिट्ठी संदेशा भेजना चाहे तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, और अंग्रेज अगर यहाँ से ब्रिटेन भी चिट्ठी संदेशा पहुंचाए तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बताओ यार, सैनिकों के साथ इतना भेदभाव, बताओ। चिट्ठी संदेशा, अगर भारतीय सैनिक अपनी गर्लफ्रेंड को चिट्ठी भी लिखे तो उस पर पैसा लगेगा, जबकि उनकी पगार ही 2-4 रुपए मात्र थी, और फिर उसके ऊपर से टैक्स, ये बताओ, देना पड़ेगा। इसके बाद प्रमोशन और शक। प्रमोशन पे भी दोस्तों, भारतीयों का प्रमोशन सूबेदार के पद तक आखिरी होता था, उससे हायर पोस्ट में भारतीय का प्रमोशन नहीं होता, जबकि अंग्रेज का आप सबको पता ही है। और शक किया जाता बार बार पे, 1857 की क्रांति में भी शक किया गया था। वो शक किस पे किया गया? गर्लफ्रेंड टाइप में शक किया गया, इसीलिए तो 15वीं नेटिव बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने जो नसीराबाद में उसने किया, हम सभी पहलू पर चर्चा करेंगे। वो कौन था ताराचंद, जो निम्बाहेड़ा में एकदम धोनी वाली स्टाइल में स्वागत कर रहा था क्रांतिकारियों का, और रास्ता रोक के खड़ा हो गया, उस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। बोट में, नाव में बैठकर चंबल नदी के में कौन बैठकर भागे थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अगर भारतीय सैनिक जो है सीधा दिल्ली न जाने के बजाय
मैगजीन दुर्ग अजमेर जाते हैं तो इस क्रांति का सूरत हाल कुछ अलग होता। वो कौन सा महाराजा था जिसने तात्या टोपे को 10 घोड़ों की सहायता दी थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों का साथ देने के लिए हरियाणा तक गया वो और क्रांतिकारियों को दबाया। उन सभी पहलुओं पर आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक करके हम याद करने की कोशिश करेंगे। तात्कालिक काल हो ही गया आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात आती है आगे, देखिएगा अगर कोई नया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला दोस्तों। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, आज मैं मजाक कम करूंगा क्योंकि सेकंड ग्रेड का पेपर आउट होने की वजह से मेरा अंदर थोड़ा सा घाव है भाई, वो ठीक होने में टाइम लगेगा। क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि नया कानून बन गया है, कुछ तो होगा, लेकिन फिर वही ढाक के 3 बात। दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस आज के सेशन का वो ये है, देखिएगा ये बुक्स किस किसने लिखी, बार बार पूछा जाता है। कल ही सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था 1857 किताब किसने लिखी दोस्तों, बस सिर्फ इतना सा 1857। ये कभी कभी ऐसे भी लिखा मिलेगा, कभी कभी इंग्लिश में लिखा मिलेगा 1857, और ये S.N. सेन ने किताब लिखी थी दोस्तों। आगे आता है द स्पाई म्यूटिनी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इतनी बार घस चुका है दोस्तों, नीचे से आधा इंच पूछ के इतना पूछा गया। तो R.C. मजूमदार जो भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने द स्पाई म्यूटिनी लिखी। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर। वीर सावरकर का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, इस पे राजनीति होती है, बीजेपी वाले इसको अपनी विरासत समझते हैं, जिसे कांग्रेस गांधी को अपनी समझती है दोस्तों, ठीक है। तो ये वीर सावरकर है। तो भारत माता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसकी 50वीं वर्षगांठ पर दोस्तों, किसकी 1857 की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। और ये दोस्तों कहाँ 50वीं वर्षगांठ कब होगी दोस्तों, तो ये होगी 1907 में। तो ये 1907 में दोस्तों कहाँ, लंदन में ही बैठ के किताब लिखी थी दोस्तों, लंदन में ना, इंडिया हाउस में लंदन में बैठ कर किताब लिखी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद बात आती है, देखिएगा दोस्तों बड़ी रोचक बातें बताऊंगा मैं दोस्तों, जो आपको अब तक नहीं पता थी, अगर किसी को होगी भी तो भाई साहब दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है। बात आती है, इसमें मतभेद है दोस्तों कि 1857 की क्रांति को अंग्रेज कहते थे कि एक ऐसा युद्ध था जो आजादी के लिए नहीं लड़ा गया था। जो भारतीय है अशोक मेहता, पंडित नेहरू, लाला लाजपत राय, जितने भी ऊपर वाले इतिहासकार है, इन्होंने कहा है कि हो सकता है ये स्टार्टिंग में सैनिक हो, राजनीतिक हो, लेकिन ये बाद में भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। लेकिन कुछ अंग्रेज थे, जैसे आउटर हुआ, होम्स हुआ, टेलर हुआ, ऐसे बहुत सारे अंग्रेज इतिहासकार थे, इन दो के अलावा। बस इन्होंने न्याय किया, मैं याद करवाऊंगा। उन्होंने कहा कि ये तो धर्म में अंधे लोग और सभ्य समाज के बीच लड़ाई। वो अपने आप को सभ्य समाज कहते थे, हमें धर्म में अंधे बताते थे। वो कहते थे कि बर्बर समाज और सभ्य समाज के बीच, वो में बर्बर कहते थे, खुद को सभ्य बनाते थे। वो कहते थे कि अनपढ़ और पढ़े लिखे के बीच है, हमें अनपढ़ कहते थे और वो पढ़े लिखे थे। ऐसी भावनाएं वो बताते थे कि हम तो इंडिया वाले तो कुछ नहीं है, वो ये जो है, तो उनके बीच युद्ध है, ये कोई राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष नहीं है। सिर्फ 2 आदमी जो विदेशी थे, उन्होंने कहा दोस्तों, देखिएगा मैं याद कर पा रहा हूं, इन्होंने न्याय किया इस लड़ाई के प्रति। देखिएगा जस्टिस मैकार्की, जस्टिस नाम ही जस्टिस है, तो इन्होंने इस लड़ाई के प्रति न्याय किया और उन्होंने ये कहा था कि ये सचेत संयोग से उपजा हुआ राष्ट्रीय विद्रोह है, सचेत संयोग से उपजा हुआ राष्ट्रीय विद्रोह है जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया है। और ये भी है दोस्तों बेंजामिन डिज़रेली, ये आगे जाके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी बने। इन्होंने भी कहा कि ये राष्ट्रीय अस्मिता के लिए, भारत की राष्ट्रीय अस्मिता के लिए लड़ा गया युद्ध था। तो इन 2 आदमियों ने इसके प्रति न्याय किया जो विदेशी थे दोस्तों, इसीलिए आगे चल के इनका विवेक ठीक था। तो बेंजामिन डिज़रेली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, हालांकि जो कैनिंग थे, उन्होंने कहा था, लॉर्ड कैनिंग जो भारत में गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा था कि ये एक बादली नुमा एक बादल है, एक हथेली नुमा बादल है, लेकिन ये पता नहीं कब एकदम बड़ा बादल बन जाए और एकदम से तूफान की तरफ पड़ जाए और हमारा साम्राज्य बह जाए उसमें। तो ऐसे भी विचार थे कैनिंग के दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि शुरुआत की, हालांकि ये शुरुआत हम इंडिया लेवल का एक छोटे से स्लाइड में बताएंगे, उसके बाद हम राजस्थान पे आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको पता है इसकी चिंगारी जो लगनी थी वो बैरकपुर में लगी थी, लेकिन विधिवत रूप से शुरुआत इसकी मेरठ में लगी थी। आप कहोगे सर ये अंबाला और दमदम क्यों लिख रखा है, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। जो ब्राउन फील्ड की जगह एनफील्ड राइफल लाई गई, आप सबको पता है कोई भी नई राइफल लाई जाती है, नई चीज लाई जाती है, उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहीं तो उसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पायलट, जैसे हमने राफेल लिया, तो हमने राफेल सबसे पहले 4 ही मंगवाए और उनको अंबाला में उतारा, तो ये तो याद ही हो जाएगा, राफेल भी अंबाला में आया था और एनफील्ड राइफल भी सबसे पहले ट्रायल के रूप में अंबाला और दमदम में लाई गई थी दोस्तों। दमदम ये रहा। आज दमदम जो है, तब हमारा हिस्सा था, अखंड भारत का हिस्सा करता था। आज जो है दोस्तों बांग्लादेश का, जिसको 1973 में हमने पाकिस्तान से तोड़कर बांग्लादेश बना दिया, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये वो सेम मैं बता दूं आपको, जब 1973 की लड़ाई हम लड़ रहे थे, तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से 7वां बेड़ा लेके, यहाँ से अमेरिका आ रहा था मैं कूटने के लिए, 7वां बेड़ा लेके दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान की सहायता करने के लिए, यहाँ जो अभी का बंगाल है ना यहाँ पे,
और इधर से हमने इंग्लैंड को रूस को बुलाया और रूस इसको काउंटर करने के लिए जब आया तो अमेरिका वापस भाग खड़ा हुआ और हमने पाकिस्तान को इतना टूटा कि अलग देश बना दिया। हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है। तो अमेरिका तो किसी का है नहीं भाई, किसी का सगा नहीं है अमेरिका ना। और हमारा परंपरागत जो सहयोगी है रशिया, इसलिए जो यूक्रेन और रूस वार चल रहा है हम ज्यादातर तटस्थ रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि हमारा परंपरागत सहयोगी रशिया है दोस्तों। तो बात आगे बढ़ती है। दमदम और अंबाला में दोस्तों ट्रायल हुआ था इसका। इसके बाद दोस्तों कोई भी अगर किसी बात को लिखना चाहता है तो आराम से लिख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आपको कभी किसी भी प्रकार की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए कम से कम 10 से ज्यादा किताबें मैं पढ़ के आया हूँ। तो जब मैं पढ़ रहा हूँ इतना, और वो मैंने पढ़ी है पूरी यूपीएससी की तैयारी के दौरान पढ़ना पड़ता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। तो दोस्तों अब बात आती है बैरकपुर छावनी। ये कहा दोस्तों आज के पश्चिम बंगाल में, देख लीजिएगा यहाँ पे है बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी की पश्चिम बंगाल में पड़ती है। इसके 34वीं नेटिव इन्फेंट्री अभी हाल ही में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्जाम में, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था कि मंगल पांडे कौन सी बटालियन के सैनिक थे। तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे मंगल पांडे। और यहाँ पे हुई दोस्तों ये घटना, जब सैनिक कहने लगे, अब मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो सभी जगह लिखने मिल जाएगा ना। अब आते हैं हम जो पुराना, जो मैंने बैकग्राउंड बनाना था वो मैं बना चुका हूँ, अब मैं याद करवाने की कोशिश आपको करूंगा। तो मंगल पांडे के पास सैनिक गए जो कि बैरकपुर छावनी से थे, आप सबको पता है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। तो मंगल पांडे के पास गए सैनिक की, यार ये गलत हो रहा है, देखिएगा कारतूस गाय और सूर्य की चर्बी लगा रखा है। तो मंगल पांडे ने कहा ठीक है हम चलते हैं। ये कारखाने में गए, कारखाने में देखा तो वाकई में खेला चल रहा था ना। तो फिर हुआ क्या, खेला चल रहा था तो दो आदमियों से बहस हो गई, सार्जेंट बाग और भूषण। देखिएगा याद करवा रहा हूँ, तो अब ये पूछा जाता है ना, तो याद करवा रहा हूँ। तो मंगल पांडे ने कहा ये ठीक नहीं है, बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम्हारा टाइम आउट है ना। तो फिर हुआ क्या कि ये कहते हैं भाई ऐसे क्या, हम तो शेर के बच्चे बेटे वाले ना, हम तुम पे 100 सालों से राज कर रहे हैं, क्या कर लोगे। तो मंगल पांडे ने कहा अच्छा शेर का बच्चा कौन है, मैं भी बताता हूँ। तो शेर का बच्चा कौन है मैं देख लेना। मंगल पांडे ने कहा शेर का बच्चा तो मैं ही हूँ, और वही जो एनफील्ड राइफल है जो नहीं चलाई थी उन्होंने वही उठाई। और शेर का बच्चा कौन है, जो बाघ है ये शेर है दोस्तों, टाइगर है, और सन है, सन है इसका बच्चा है, देखिएगा सन, ह्यूशन मतलब सन। बाघ और सन की गोली मार के हत्या कर दी। तो मंगल पांडे ने बता दिया कि शेर का बच्चा कौन है, मंगल पांडे शेर का बच्चा था, और ह्यूशन सार्जेंट बाघ और ह्यूशन की गोली मार के हत्या कर दी। तो बाघ और ह्यूशन की हत्या कर दी। अब जिंदगी में नहीं बोलोगे कि शेर का बच्चा कौन था, तो शेर और बाघ दोनों की हत्या कर दी। तो शेर का बच्चा मंगल पांडे था, देखिएगा गोली मार के हत्या कर दी, और इसी की सजा मिली। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। किसको, मंगल पांडे को। इसी के 2 साल बाद दोस्तों, इसी के जस्ट 2 साल बाद 1857 में तात्या टोपे को भी फांसी दे दी गई थी दोस्तों, ठीक है। वो आगे हम बात करेंगे। ये हो गया इतना। अब आगे चलते हैं राजस्थान की तरफ। ये देखिएगा, ये एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ये 10 मई को हुआ था दोस्तों, मेरठ में 10 मई को हुआ था, ठीक है। ये 10 मई को, ठीक है। तो यहाँ से विधिवत रूप से शुरुआत होती है दोस्तों क्रांति की शुरुआत। हालांकि मंगल पांडे ने यहाँ से बिगुल बजा दिया था ना, मंगल पांडे ने यहाँ से बिगुल बजा दिया था, लेकिन 10 मई से मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है। और पूरा लेक्चर में मेरा पहला वीडियो यूट्यूब पे है, उसमें मैंने 1857 की क्रांति इंडिया लेवल की कराई है। बताया मैंने पूरा बातों में कि मेरठ से कदम मिलाते हुए जो 120 किलोमीटर है वो 2 दिन में पार कर लिया। और 10 मई को यहाँ हुई तो कदम से कदम मिलाते 2 दिन में दिल्ली जा पहुंचे। और 12 मई को दिल्ली से क्रांति की शुरुआत हुई, कदम से कदम मिलाते कदम सिंह के नेतृत्व में। मैंने पहला ही वीडियो यूट्यूब पे, वहां नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। फुल वीडियो वो भी देख लेना जो इंडिया लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो फिर आ रहे हैं सोचा है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं मोटे मोटे फैक्ट्स की, हालांकि हम पूरा करवाएंगे दोस्तों छावनी वाइज। तो जो प्रधानमंत्री तय पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कौन था, तो पावनिस्टन था। प्रधानमंत्री इंडिया में नहीं भाई, ब्रिटेन में। उसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, डलहौजी के पाप इसी को झेलने पड़े थे। एजीजी था, एजीजी एजेंट गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस। आप सोच रहे हो कि ये है क्या, ये चल क्या रहा है भाई। जो है इंडिया में ये राष्ट्रपति समझ लीजिएगा, ये राज्यपाल होते हैं ना, वैसे ही था। तो अलग अलग एरिया का एजेंट गवर्नर जनरल था। एक पॉलिटिकल एजेंट था, पॉलिटिकल एजेंट वो अलग होगा, वो आप आगे बताएंगे। ये रहा पॉलिटिकल एजेंट, ये था। तो ये अलग अलग एरिया के अलग अलग थे। तो देखिएगा एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था, ये पूछा जाता है। और ये भी अगर 2-3 इंच घिस चुका भाई, पूछ के ना। तो एजीजी कौन था, एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस। प्रतीक था चपाती और कमल का फूल। रणनीति किसने बनाई थी, देखिएगा हिंदू मुस्लिम एकता का इससे बेहतर समन्वय हमारे इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता, जिस 1857 की क्रांति में देखने को मिलता है। हर जगह आपको हिंदू और मुस्लिम साथ में लड़ते हुए दिखाई देंगे। और इसकी रणनीति बनाई थी दोस्तों अजीमुल्ला खान और राणाजी बापू ने बनाई थी। राणाजी बापू जो कि मराठा थे और अजीमुल्ला खान मुस्लिम, आप सबको पता है। इन दोनों ने रणनीति बनाई थी खुद ब्रिटेन के घर में लंदन में बैठ के दोस्तों। और तारीख डिसाइड की थी 31 मई को।
देखिएगा 31 मई को तारीख निश्चित की गई थी, लेकिन मैंने अभी बताया मेरठ से 10 मई को शुरुआत हो चुकी, और ये सफल होने का एक बहुत बड़ा कारण भी था। आप देखिएगा दोस्तों, हालांकि और भी कारण थे, जैसे कि लाठी डंडू से लड़ते थे, उनके पास राइफल थी, लेकिन ये भी एक कारण था। आपका एग्जाम जैसे मान लीजिएगा आप रिटी दे रहे हो, जो आगे जाना था अप्रैल में जाना था, अब वो फरवरी में हो रहा है, तो उतना वेल प्रिपरेशन आप नहीं कर पाओगे जितना हो जानी चाहिए थी। तो ये 10 मई को ही शुरू हो गई शुरुआत, मेरठ से 10 मई को हमने बताया अभी। इसके बाद पॉलिटिकल एजेंट, ये पूछा जाता है बारंबार घुमा फिरा के क्वेश्चन। मेवाड़ का सावर सा आप सबको पता है, शावर मेवाड़ जो है वो फाउंटेन नगरी है, झीलों की नगरी है, तो शावर सा फाउंटेन मतलब शावर सा फील होता है ना, शावर जो बाथरूम में लेते हैं, तो वो वाला शावर सा फील होता है, तो सावर्स हो गया। मारवाड़ का मेसन, इसको मसल दिया गया था चेलावास के युद्ध में, मैं आगे याद करवाऊंगा। मेशन को मसल दिया गया था मारवाड़ के युद्ध में, चेलावास के युद्ध में मारवाड़ का था। भरतपुर का मोरिशन था, जयपुर का ईडन था, ईडन गार्डन सबसे बड़ा स्टेडियम कोलकाता में है, और एक जयपुर में भी मान लीजिएगा ना, और जयपुर में चौक गांव में सबसे बड़ा बनी जा रहा है, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा बनने जा रहा है, राजस्थान का इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा होगा, और भारत का तो सबसे बड़ा मोटेरा मोदी वाला स्टेडियम है ही, तो सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर में बनने जा रहा है राजस्थान का, तो ईडन गार्डन सबसे बड़ा है जैसे कोलकाता वाला, तो ऐसे याद कर लेना कैसे भी करके। कोटा का बटन दोस्तों, कोर्ट में बटन होता है वो भी ठीक है, लोग बताते हैं, और कोटा के बटन को बांट दिया गया था, तो मैं याद करूंगा मेशन को मसल दिया गया था, कोटा के बटन को बांट दिया गया था, इसका मतलब दोनों की हार हुई थी, दोनों की मौत हुई थी। तो पूछा जाता है कि किसकी मौत हुई थी, वो भी मैं बताऊंगा अभी आगे, सारा याद करवाऊंगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड। 6 छावनियां थी, आप सबको पता है 6 छावनियां थी। पूछा ही जाता है कि कितने भी वर्तमान में राजस्थान में है, कितनी में बगावत हुई थी, वो सब क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा 6 छावनियां थी, और ये देख ले भाई, एनी ने ब्याह देखा, ठीक है, एनी ने ब्याह देखा, तो ए एरीपुरा, नी नीमच, न नसीराबाद, ब्याह ब्यावर देखा मतलब देवली, और खे खेरवाड़ा। हो गया 6 का 6। एनी जो कि आपकी गर्लफ्रेंड है मान लीजिएगा, उसने किसी का ब्याह देखा होगा, किसका देखा है मत पूछना, किसी का देखा होगा, तो एनी ने ब्याह देखा दोस्तों, ठीक है। तो एनी, एरीपुरा, नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा ये रहा दोस्तों, आप सबको पता है एरीपुरा जो कि पाली में था, ये मारवाड़ का जो मारवाड़ था उसका जो एरिया था उसमें थी ये। इसके बाद ब्यावर अजमेर में पड़ता है, नसीराबाद अजमेर में पड़ता है, देखिएगा इसके नीचे देवली टॉप में पड़ता है। ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान में देवली का है, तो इसलिए मैंने ये मैप जरूरी समझा कि मैं दिखा दो आपको पिक्चर में, आपकी नग्न आंखों से आप देख पाओ। और ये खेरवाड़ा, लोग नहीं बताएंगे आपको, खेरवाड़ा रटवा के चले जाएंगे, खेरवाड़ा उदयपुर में पड़ता है भाई, ठीक है। अब नीमच जो आज आप सबको पता है 2000 में छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बनाया, उससे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश हमसे बड़ा हुआ करता था क्षेत्रफल में, है ना, आप सबको पता है। तो नीमच जो है दोस्तों, जब 1857 की क्रांति के टाइम हमने हुआ करता था, लेकिन अब ये एमपी में है दोस्तों, ठीक है, तो नीमच एमपी में है। इसके बाद देखते हैं 4 में बगावत हुई, 4 में कौन कौन सी में बगावत हुई, इसका मतलब कहाँ नहीं, खेरवाड़ा में नहीं हुई और ब्यावर में दोस्तों, इन 2 जगह पे ब्यावर में बगावत नहीं हुई और खेरवाड़ा में बगावत नहीं हुई, लिख लेना भाई, लिख लेना। कहाँ पे 4 में बगावत हुई, तो किसमें नहीं हुई दोस्तों, ब्यावर, ब्याह और खेरवाड़ा दोस्तों, है ना, खेरवाड़ा, यहाँ पे बगावत नहीं हुई, बाकी 4 में हुई। तो नीमच, एरंपुरा, देवली और नसीराबाद में बगावत हुई। अब जिनमें से बगावत हुई उनमें से कितनी राजस्थान में है, तो 3 है, नसीराबाद है, देवली है, एरंपुरा, सारे सवाल निकल जाएंगे ना। तो वर्तमान में 5 राजस्थान में है, 1 नीमच नहीं है, और जिनमें बगावत हुई उनमें से 3 राजस्थान में है, क्योंकि नीमच निकल गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो 4 में बगावत हुई, वर्तमान में 5 राजस्थान में है, टोटल 6 है, ये आपका हो जाना चाहिए, मुझे उम्मीद है। इसके बाद हम चलते हैं नसीराबाद, ठीक है दोस्तों। नसीराबाद देख लीजिएगा, मेजर प्रिचार्ड जो थे वो अंग्रेज अधिकारी थे, आप सबको पता ही, बता दूंगा मैं, है ना। हुआ क्या था दोस्तों, अब एजीजी जो एजीजी थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने पैट्रिक लॉरेंस को फोन घुमाया, वही हमेशा वाले स्टाइल में कि भाई इधर तो बगावत हो रही, मेरठ वेरठ दिल्ली विल्ली तक पहुंच गए, तेरे मामला ठीक है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कंट्रोल करता हूँ। तो जो दोस्तों जो लॉरेंस है उसको फोन लगा, और लॉरेंस ने प्रिचार्ड को कहा कि भाई मीटिंग कर ले जल्दी से, जो भी करना है। ये अंग्रेज अधिकारी था, मेजर प्रिचार्ड, है ना, नसीराबाद में बैठा था। इसने क्या किया, गलती कर दी दोस्तों, इसने इन पे नजर रखने के लिए, नसीराबाद वालों पर नजर रखने के लिए, आप सबको पता है अजमेर में मैगजीन दुर्ग में दोस्तों, आप सबको पता है खजाना भरा पड़ा है। आगे मैं कहानी बताऊंगा कि सूरत हाल कैसे बदल सकते थे। नसीराबाद वालों पे शक किया कि तुम यार, मुझे लग रहा है 15वीं बटालियन पे शक किया कि तुम बगावत कर सकते हो। 15वीं वाले ने क्या कहा, अगर तुम मुझ पे शक कर रहा है तो ले भाई, 28 मई को शुरू हो गया बगावत। नसीराबाद में किस किसने किया दोस्तों, 15वीं बटालियन, 15 दूनी 30, आप सबको पता है 15 दूनी 2 का 12 बोलो, 15 दूनी 30, तो 2 दिन बाद 30वीं बटालियन, 30वीं यूनिट इन्फेंट्री ने शुरू कर दिया। तो 28 मई को 15वीं, 30 मई को दूसरी, 15 दूनी 30, देख रहे हो। तो रिलेशन है भाई, इतिहास तो ऐसे ही लिखा गया जैसे हम याद कर सकते हैं, पर लोग नजरे नहीं लगा पाते हैं ना।
और एक और था वहां पे बम्बई लॉन्सर्स, लेकिन इसने बगावत नहीं किया, इसने अंग्रेजों का साथ दिया दोस्तों। किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। मुंबई इंडियंस ने, ये समझ लीजिएगा अंग्रेजों का साथ है ना। किसने? बम्बई लॉन्सर्स ने। जो तीन सेना थी यहाँ पे, लेकिन बम्बई लॉन्सर्स ने अंग्रेजों का साथ दिया, बगावत हुई। अब यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, देखिएगा मैं याद करवा रहा हूँ ना। न्यू बरी था, न्यू बरी था, नया नया आया था, उसको कुछ हालात पता नहीं थे राजस्थान के, तो मरना ही था। स्पॉटिश वुड, हम लकड़ी डंडू से लड़ रहे थे, वुड देखिएगा, हम लाठी डंडू से लड़ रहे थे, आप सबको पता है, और उसी लाठी डंडे से मारा कि वुड की मृत्यु हुई। ठीक है दोस्तों, तो एक तो नया नया आया था, उसको सल्टा दिया हमने, एक वुड था, उसको लाठी डंडू से हत्या कर दी। इसके बाद दोस्तों हार्डी लोग, हार्ड लोग होता है ना दोस्तों, हार्ड लोग, समझ रहे हो, हार्ड मतलब मजबूत लोग, तो टूटेगा नहीं यार साला, है ना। हार्ड लोग जो टूटेगा तो नहीं, तो हम इसको तोड़ तो नहीं सकते, लेकिन चोट दे दे के इतना बेकार गंदा सा बना सकते हैं। तो हार्डी और लोग को हमने घायल कर दिया दोस्तों, कूट कूट के। ठीक है, देख रहे हैं, नया नया था, कुछ समझ थी नहीं इसको राजस्थान की ज्योग्राफी की, और उलझ गया ये कहीं पे नदी नालों में, इसको पकड़ के ठोक दिया होगा, कूट दिया होगा ना। तो न्यूबरी को और वुड को हमने लाठी से छलटा दिया, लेकिन हार्ड लोग था वो हमसे टूटा नहीं, तो हमने घायल कर दिया, तो मरा नहीं तो हमने घायल कर दिया पूरा यार। और पैनिक थे दोस्तों, पैनिक है ना, पैनिक हो गए थे, पैनिक मतलब कुछ ज्यादा ही ऐसे चिंता कर लेना, तो पैनिक हो गए थे, तो हार्ट अटैक से मौत हो गई इनकी। बताओ, इतिहास ऐसे ही लिखा गया है जैसे हम याद कर सकते हैं, पर हमने कभी नग्न आंखों से देखा ही नहीं। पैनिक हो गया था, हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, तो पूछा जाता है कि किसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, तो जो पैनिक होगा उसी की होगी। हार्डी लोग मरा क्या? नहीं भाई, हार्ड लोग टूटा ही नहीं हमसे, हमने चोट तो बहुत मारी। न्यू बरी नया नया था, हमने वुड से लाठी से मार डाला इसको, तो वुड आ गया, तो स्पॉटिश वुड की हत्या कर दी। ये पूछा जाता है दोस्तों, जैसे मेशन का और बटन का बार बार पूछा जाता है, वो क्वेश्चंस पूछ के घिस चुके हैं। कोई नया है तो सब्सक्राइब कर लियो भाई, ठीक है, वरना इसमें तुम्हारा जाता, मेरा कुछ नहीं जाता, जो ज्यादा स्किप हो जाता तो सहा नहीं जाता। अब बात आती है दोस्तों, देखिएगा ऊपर था, पहले कहाँ था? अजमेर में हुआ, हमने दौड़ाया नीचे, तो विद्रोह कहाँ होगा? विद्रोह कहाँ होगा? देखिएगा विद्रोह कहाँ हो रहा है? ताराचंद पटेल, नीमच आ गया दोस्तों, है ना। नीमच कहाँ है? यूपी में पड़ता है, इसकी कहानी एमपी में पड़ता है, इसकी कहानी बड़ी हो चुकी है। यहाँ कब पहुंचा दोस्तों? 2 जून को और 3 जून को। आधी रात का मामला था, तो इसको कहीं 2 जून मिलता है, 3 जून मिलता है। आधी रात को मेजर कौन था? अबोट। देखिएगा दोस्तों, अबोट नाम से देखो, अबोट मतलब बोट, बोट मतलब नाव, और चंबल में नाव में बिठा के हम इसको भगा देंगे। तो नाम से ही मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, मैं ऐसे ही शब्दों को पकड़ता हूँ कि याद कैसे रहे। तो देखिएगा, बोट में बिठा के, चंबल कहाँ से आ रही है? एमपी से, ये तो पता है ना, इसीलिए मैंने बोट पकड़ा यहाँ पे। तो चंबल एमपी से आ रही है, उसी में बिठा के भागे थे, और पिछोला झील के शरण में वो उसी बोट में बैठ के पिछोला झील में बने जग मंदिर में शरण ले ली थी। देखिएगा आगे, 3 जून की आधी रात को, 2 जून को इन्होंने शपथ दिलाई अबोट ने, किसको? जो हमारे सैनिक थे उनको कहा कि भाई मैं खुद तो बाइबल की शपथ लेता हूँ कि हम बगावत नहीं करेंगे, और हिंदुओं से कहा कि तुम गंगा माँ की कसम खाओ, और मुसलमानों से कहा कि तुम कुरान की कसम खाओ। देखो इतना शातिर आदमी था, देखो अबोट जो था इतना, और इसी को हमने कसम खिलाई तो हम इसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो कुरान जो था, उसको कुरान की कसम खिलाई मुसलमानों को, हिंदुओं को गंगा माँ की, और वो बाइबल की शपथ खुद ले रहा है और कह रहा है कि हम बगावत नहीं करेंगे। अब अगले दिन, ये रात का मामला था, 3 जून को जब उठा, तो मोहम्मद अली बेग जो थे दोस्तों, आप सबको पता है, इनको ख्याल आया कि यार हम शपथ लेके इनके प्रति वफादार क्यों हैं। अवध जो है, अवध को कुप्रशासन के आधार पर हड़प लिया गया, इंडिया लेवल में पढ़ते हैं। अवध के सैनिक 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा थे, याद रखना दोस्तों। और ये मोहम्मद अली बेग थे, ये अवध के ही रहने वाले थे दोस्तों। तो इनको होश है कि यार मैं क्यों, हमारे लोगों के प्रति वफादार नहीं है, तो हम इनके प्रति वफादार क्यों रहे। इन्होंने कहा ना भाई, ये बेग है ना, देख लो भाई, मोहम्मद अली बेग, इसने कहा बोट को कि भाई तेरा बेग पैक करे और बोट में बैठ के निकल जाए यहाँ से, अब तेरा मरने का टाइम हो गया। भाई भागा, इसको जान बचानी थी, भागा, बोट में बैठ के बैग पैक कर लिया मोहम्मद अली बेग, हीरा चंद के नेतृत्व में। देख लीजिए, पूछा जाता है। तो हमारा वाला हीरा जो था अली बेग, बैग पैक करवाया और बोट में बैठा के इसको भगा दिया दोस्तों। और ये भाग के कहा, इसने फोन घुमाया भागते भागते, किसको? शावर्स को। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट उदयपुर का कौन था दोस्तों? ये स्वरूप सिंह तो राजा था, और इसी ने शरण दी थी। और जो पॉलिटिकल एजेंट कौन था? शावर था। शावर्स को फोन घुमाया कि भाई आजा, मामला बिगड़ गया। वो आ रहा था सामने से, ये आगे बीच में जाके कहीं मिले होंगे, और इनको लेके पिछोला झील में दोस्तों जग मंदिर में शरण दी दोस्तों। ये पूछा जाता है, जग मंदिर में शरण। और इसी जग मंदिर में शाहजहां ने अपने पिता से बगावत करी, तो वो भी यहीं पे रुका था दोस्तों, ठीक है। और यहीं पे नटनी का चबूतरा बना हुआ है, ठीक है। अब बात आती है, यहाँ इतनी बात होगी, अब आगे आता है, ये बात चल रही थी। अब देखिएगा, यहाँ से कहाँ हो रहा था? नीमच हो गया, अबोट, ये जो चंबल आ रही दोस्तों, बोट पे हमने बिठा, इनको भगा दिया। लेकिन जो क्रांतिकारी थे वो तो जीत चुके थे यहाँ से, वो चाह रहे थे कहाँ? दिल्ली जाने की तैयारी। दिल्ली होने का रास्ता शॉर्टकट देखिएगा, चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा से ही जा रहा है। निम्बाहेड़ा में घटना घटी जो बारंबार पूछी जाती है, अगर नहीं भी पूछी जाती तो पूछी जाएगी दोस्तों। देखिएगा, मेरी आवाज थोड़ा गला सूख गया है,
बट मैं कोशिश करूंगा ये पूरा आपका बहुत अच्छे से करवा दूं। ताराचंद पटेल जो है, ताराचंद पटेल जो है वो जैक्सन को रोक लिया दोस्तों। जैक्सन यहाँ पे क्या कर रहा था, क्रांतिकारियों का पीछा कर रहा था। बोट तो भाग गया, बोट में बैठ के, बोट तो है ना, लेकिन जैक्सन जो था तो वो जैक्सन आ गया और वो क्रांतिकारियों का पीछा कर रहा था जो दिल्ली जा रहे थे। तो भाई साहब यहाँ लिम्बाहेड़ा में ताराचंद पटेल जो है एकदम से स्वागत किया दोस्तों, एकदम जिप्सी विप्सी बिठा के। महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप जीत के आए थे, स्वागत नहीं किया था मुंबई में ताज होटल के सामने है ना, मरीन ड्राइव पे, वैसा ही स्वागत लिम्बाहेड़ा में जो कि चित्तौड़गढ़ में है वहां पे चल रहा था दोस्तों। वहां पे जैक्सन पीछे आ गया तो ताराचंद पटेल कहता है कि क्रांतिकारी तुम जाओ, भारत की राजधानी दिल्ली तक जाओ तुम, मैं जैक्सन को देख लूंगा। और रास्ता रोक के खड़ा हो गया भाई साहब, डट कर मुकाबला किया, हालांकि ये मारा गया भाई साहब। ताराचंद पटेल तो बहुत बहादुरी भरी कहानी है। ताराचंद पटेल देख लियो भाई, बहुत प्यारा तारा था ये, हमारी आंखों का तारा था जो अंग्रेजों ने हमसे छीन लिया भाई ना। तो लिम्बाहेड़ा में मारा गया, हालांकि क्रांतिकारी निकल गए और दिल्ली तक पहुंच गए दोस्तों, ठीक है यहाँ से। लेकिन देवली से टोक आता है, देखिएगा आगे चलते हैं तो टोक आ गया, ये रहा टोक। तो इधर से जा रहे थे टोक आया, तो टोक में दोस्तों वजीरुल्लाह खां थे। वजीरुल्लाह खां ने क्रांतिकारी का साथ दिया, पूछा जाता है वजीरुल्लाह खां ने क्रांतिकारी का साथ दिया, और वजीरुल्लाह खां के मामा थे मीर आलम खां, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये पढ़ लेना, मीर आलम खां है, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जबकि वजीरुल्लाह खां जो राजा थे और एक मतलब उन्होंने क्रांतिकारी का साथ दिया। और अगर एकीकरण के टाइम पढ़े तो टोक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, आप सबको पता है, ठीक है। अगला देखिएगा, अब बात चलती है एलिनपुरा। एलिनपुरा कहाँ पड़ता है, पाली में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। एलिनपुरा मारवाड़ रीजन की स्थापना, मारवाड़ रीजन जो सैनिक टिप्पणी थी यहाँ पे 1835 में उसकी स्थापना हुई थी। और ये बगावत कब हुई दोस्तों, 21 अगस्त। जैसे जैसे तारीख हो रही है दोस्तों, 2-3 जून को नीमच पहुंची, 28 मई को नसीराबाद, 2-3 जून को नीमच पहुंची, उसके बाद एलिनपुरा देखिएगा 21 अगस्त को, वैसे ही चल रहे हैं ना। तो सारा आपको पता रहेगा कि 2 पहले कर लेते हैं, फिर हम एलिनपुरा गए थे तो इसकी तारीख बाद आएगी। तो कई बार तारीख भी पूछ लेगा ना, तो एलिमिनेशन मेथड से आपका हो जाएगा, अगर इसे कर्मा के थ्रू से पढ़ाया जाएगा तो, वरना तो लोग कैसे कैसे पढ़ाते हैं वो आपको पता ही है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा एलिनपुरा आ गए, पाली। अब यहाँ पे नेतृत्व किसे किया, मैं फिर याद करवा रहा हूँ, देखिएगा नेतृत्व किसका था दोस्तों, शीतल प्रसाद का, तिलक राम का और मोती खां का दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे शीतला माता मंदिर, जो सुगाली माता थे दोस्तों, सुगाली माता का मंदिर पूछा जाता है 1857 के क्रांति की विद्रोह की माता कौन सी है, तो सुगाली माता। सुगाली माता के मंदिर में इकट्ठे हुए आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह भी यहाँ पे थे, आवा के ठाकुर है ना। और इनके तो अभी किससे सुनाऊंगा मैं ना, बड़े तगड़े थे भाई, ये पाक साहब होके किया भी सब कुछ और पाक साहब होके निकल गया एक बार है ना। तो यहाँ पे सुगाली माता के मंदिर में दोस्तों क्या किया, मंदिर को धोख लगाया, शपथ ली कि हम अब भारत को आजाद करवा के रहेंगे, लंबी लड़ाई लड़ेंगे, तिलक भी लगाया। तो दोस्तों देखिएगा, आप सबको पता है तिलक, देखिएगा मंदिर में तिलक लगाते हैं, तो सुगाली माता के मंदिर में तिलक लगा, और तिलक पे मोती भी लगाते हैं ना, आप सबको पता है। जब हम शादी में जाते हैं तो तिलक पे कुछ चमकता चमकता होता है ना, तिलक जो लगाते हैं उस पे मोती जैसा चमकता है ना, हीरा। तो देखिएगा तिल मोती का, और हिंदू मुस्लिम एकता का फिर से देख लो आप। और प्रसाद ले लिया दोस्तों, शीतल प्रसाद, तो तिलक लगाया, उस पे मोती लगाया, प्रसाद ले लिया। तो पूरा जो सुगाली माता का मंदिर था वहां से मामला सेट हो गया, बस हो गया। भूला पाओगे, मंदिर की कहानी आएगी पूरा सुगाली माता, तो तिलक प्रसाद मोती खां, बस हो गया काम। ठीक है, तो तिलक राम, शीतल प्रसाद और मोती खां हो गया। और आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह तो थे, इनको बुलाया नहीं जाएगा, आगे देखना। अब बात आती है वो 3 युद्ध जो बार बार पूछे जाते हैं, देखिएगा याद करवाऊंगा। बी थोड़ा नाम देखिएगा, बी थोड़ा मतलब थोड़ा सा बी थोड़ा मतलब थोड़ा सा युद्ध है। 8 सितंबर 1857 की बात है, इसके 10 दिन बाद सेकंड चेलावास का युद्ध होगा अनाड़ सिंह दोस्तों। हुआ क्या, थोड़े से आगे निकले हम यहाँ से, तो दोस्तों एक तरफ अनाड़ सिंह जो मारा गया, अनाड़ नाम से देखो, अनाड़ को वहां से अनाड़ी पढ़ लेते हैं ना, अनाड़ी पढ़ लेते हैं, और अनाड़ी जो होगा वो तो मारा ही जाएगा। तो ये तख्त सिंह जो जोधपुर के राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजा था अनाड़ सिंह। तो पूछा जाता है कि किसने, जोधपुर का राजा कौन था, तख्त सिंह, उसने अनाड़ सिंह के नेतृत्व में थोड़ी सी सेना भेजी और वो मारा गया अनाड़ सिंह। पहले तो अनाड़ी, उसके ऊपर से थोड़ी सी सेना भेजी, तो मारना ही था। अंग्रेज हाथीकोट, अंग्रेज हाथी पे, आप सबको पता है अंग्रेज हाथी पे बैठ के लड़ते थे, तो अंग्रेजों का हाथीकोट जो सेनापति था ये भी है, ये दोनों एक साथ थे। और लड़ किससे रहे थे, युद्ध हो रहा था किसके बीच में, देखिएगा दोस्तों, हमारे वाले बोले तो ये वाले शीतल प्रसाद, तिलक राम होते कर आवा के ठाकुर यहाँ पे टाँप देना भाई, ठीक है। तो हमारे वाले थे एक तरफ, तो एक तरफ थोड़ी सी सेना लेके अनाड़ सिंह आया अनाड़ी, और ऊपर अंग्रेजों का हाथीकोट आया हाथी पे बैठ के, और ये हमारे वालों से लड़ रहे थे। तो अनाड़ी को मरना ही था क्योंकि थोड़ी सी सेना लेके आया था। अब बात आती है जब यहाँ पे बिथोड़ा के युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई, तख्त सिंह की अनाड़ी सिंह की हार हुई और मारा गया। पूछा जाता है अनाड़ी सिंह कब मारा गया, तो 8 सितंबर थोड़ा सा युद्ध में, बिथोड़ा के युद्ध में, ठीक है। इसके बाद चेलावास। अब देखिएगा भाई साहब, तगड़ी कहानी है, हार गए अंग्रेज, अब क्या होगा, चेलावास का युद्ध भाई साहब 18 सितंबर, ठीक 10 दिन बाद देखिएगा पैट्रिक लॉरेंस भाई साहब, देखिएगा
पैट्रिक लॉरेंस खुद आ गया, एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस राजपूताना का, और मेसन मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। तो भाई जब ये आ गया, खुद ही आ गया पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से उठ के, तो जो मारवाड़ का था पॉलिटिकल एजेंट मेशन, तो इसको तो आना ही था, और बेचारे के इसके दिन खराब थे। चेलावास का युद्ध में चेला था, चेला ही बना दोस्तों, ये एजीजी था एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये पॉलिटिकल एजेंट था, पीए था। तो ये अजमेर में बैठता था, ये मारवाड़ में बैठता था, ये छोटा था सांसद समझ लीजिएगा, ये राज्यपाल मुख्यमंत्री टाइप था ना। तो चेला आ गया, तो चेलावास के युद्ध में चेला मारा जाएगा, तो इस मेशन जो था मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, इसको मसल दिया गया, मेसन को मसल दिया गया चेलावास के युद्ध में। कल ही पूछा गया सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। युद्ध किनके बीच हुआ? ये दोनों एक तरफ से लड़ रहे थे, अंग्रेज और ये, और हमारे वाले फिर से आ गए और हमारे वाले जीते। तो दोनों युद्ध, बीथोड़ा और चेलावास का युद्ध हम जीते थे। अब अंग्रेजों की लग गई आग भाई साहब, कि बीथोड़ा और चेलावास दोनों क्रांतिकारियों ने जीत लिया। अब क्या हुआ? अब उनको अपना घर बचाना था। देखिए, दो युद्ध हार गए, तो घर बचाने की लड़ाई थी, और घर बचाने के लिए किसको भेजा दोस्तों? देखिएगा, आहुआ का युद्ध हुआ, और 20 से 24 जनवरी को चला। दो देखिए, सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सर्दियां पूरी निकल गई। 3-4 महीने बाद 1858 को होम्स को भेजा, घर बचाना था ना। अब तो घर जुड़ रहा था उनका, वैसा क्रांतिकारी फैलते जा रहे थे, तो अब घर बचाने की लड़ाई थी, तो होम्स की सेना को भेजा, तो हमारी हार हुई। हार क्यों हुई दोस्तों? अब ऐसे याद रखिएगा, दो युद्ध तो हम जीत चुके थे। अब भारतीयों का आप सबको पता है, 2020 हमसे कितना भी खिला लो हम जीत जाएंगे, है ना। 2020 में मार लेंगे हम शॉट, लेकिन जैसे ही टेस्ट की बारी आई 20 से 24 जनवरी, 5 दिन ही चला था, 5 दिन का टेस्ट होता है। टेस्ट में हम फिसड्डी हैं, आप सबको पता है, टेस्ट हमसे नहीं खेला जाता, क्योंकि आईपीएल खेल खेल के 2020 के प्लेयर हो गए सब, तो टेस्ट हमसे नहीं खेला जाता। और आहुआ का युद्ध टेस्ट ही था भाई साहब, और होम्स को अपना घर बचाने की जिम्मेदारी थी, तो जीतना ही था यार, बड़ी उम्मीदें लेके आया था, तो हमारी हार होगी दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आसोफ के ठाकर, और जो आहुआ का युद्ध दोस्तों, उसी को कवि गिरवर ने कहा था कि ये प्रथम स्वतंत्रता युद्ध है दोस्तों। स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, जो किताब लिखी थी वो तो वीर सावरकर ने लिखी थी, लेकिन कवि गिरवर ने कहा था कि प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कौन सा? आहुआ का युद्ध, जिसमें हम हारे गए थे। आहुआ का युद्ध जिसमें घर बचाने की जिम्मेदारी खुद होम्स पर थी। होम्स मतलब घर बचाना था, टेस्ट खेला जा रहा था, और टेस्ट में हमारी हार हुई दोस्तों। देखिएगा, थोड़ी सेना लेके आया, चेलावास में चेला मिशन को मसल दिया हमने, थोड़ा में अनारी सिंह को मसल दिया था। ये पूरी कहानी थी दोस्तों, उम्मीद आपको समझ आएगी। अगला चलते हैं, और यहीं पे दोस्तों अशोक के ठाकर शिवनाथ सिंह के दोस्तों देखिएगा, शिवनाथ सिंह, शिव भगवान जी, उन्होंने कहा था दिल्ली चलो फिरंगी मारो का नारा दिया था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। अब बात आती है उदयपुर में, अब बात आती है कुशाल सिंह की। कुशाल सिंह का दोस्तों आप देखिएगा, ये आता है, कुशाल सिंह को शरण किसने दी? तो कोठारिया के ठाकुर जो है सामंत है जोध सिंह ने दोस्तों, जोध सिंह ने कुशाल सिंह को शरण के लिए पूछा जाता है। कुशाल सिंह के बारे में देख लीजिएगा, टेलर जांच आयोग इसमें बना, वही टेलर जो दोस्तों कुंवर सिंह के खिलाफ लड़ रहे थे वहां पे बिहार में, तो वो टेलर आयोग बना, और 8 अगस्त 1860 को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। कब तक रुकता छिपता रहूंगा, तो 1860 को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया बेटा, और उसके बाद उदयपुर में 1864 में इनकी मृत्यु हुई। अंतिम समय बेटा उदयपुर में पूछा जाता है, अंतिम समय कहाँ, तो उदयपुर में 1864 में मृत्यु, और बेटा देवी सिंह था, उनको उनकी जागीर प्राप्त हुई दोस्तों। इससे ज्यादा फैक्ट आपको 1857 की क्रांति में कहीं से नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। कोई नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद आता है कोटा का, ये अंतिम स्लाइड भी है, और कोटा के बाद अभी ये खत्म भी हो जाएगा। देखिएगा कोटा का दोस्तों विद्रोह कब हुआ दोस्तों? 15 अक्टूबर, आप सबको पता है। 4 तारीख हम बता चुके हैं, है ना। कब? 28 मई को नसीराबाद में हुई, 2 से 3 जून को नीमच आ गए, फिर अगस्त में कहा गए एरिनपुर आ गए, और चौथा ही होगा 15 अक्टूबर 1857। और हमने कहा 4वीं तो बगावत हुई, खीरवाड़ा और कौन सा रह गया था? ब्यावर, ये तो रह गया था, तो 2 बच गई। तो देखिएगा यहाँ नेतृत्व कौन करा था? मेहराब कंवर जयदयाल। देखिएगा हिंदू मुस्लिम एकता का फिर से बड़ा उदाहरण, और इनको फांसी के विवाद में लटका दिया गया था। हालांकि फांसी पर लटकने से पहले ये बटन का काम तमाम कर चुके थे ना, बटन को बांट चुके थे ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ का दोस्तों देखिएगा राम सिंह जो था वो राजा था, बटन पॉलिटिकल एजेंट था, मैंने बताया। कोटा का बटन, कोर्ट में बटन होता है, वैसे भी याद कर सकते हो। यहाँ पे एक पिक्चर अलग चल रही थी दोस्तों, इन दोनों ने, मेहराब और जयदयाल, और ये एकमात्र ऐसा था दोस्तों कोटा जहाँ पे आम जनता विद्रोह कर रही थी। यहाँ पे कोई सैनिक नहीं था, यहाँ पे कोई बटालियन नहीं थी। आप देख रहे हो सब जगह बटालियन थी, यहाँ पे कोई बटालियन नहीं है। यहाँ पे से मतलब आम जन विद्रोह हो रहा था, ये पूछा जाता है। तो राम सिंह सेकंड राजा थे, इनको बंदी बना लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। अब बात अंग्रेजों तक पहुंची, अंग्रेजों को लगा यार इतने बड़े राजा को बंदी कैसे बना लिया, लगता है राम सिंह मिला हुआ है। अंग्रेजों को शक हुआ, इस पे भी शक हुआ। भाई साहब शक कितना बढ़ गया कि जो मथुराधीश मंदिर के पुजारी हैं, आप सबको अब इससे भी हो जाएगा, मथुराधीश मंदिर कोटा में स्थित है, तो इसके पुजारी थे कन्हैयालाल, जो उदयपुर में भी मारे गए, उसी नाम से हिंदू थे। तो मथुराधीश मंदिर के पुजारी कन्हैयालाल, तो समझौता करवाया गया दोस्तों। क्या हुआ,
मथुराधीश मंदिर के पुजारी ने कहा कि यार तुम राजा को तो छोड़ दो कम से कम दोनों क्रांतिकारी से, मेहराबखा से और जयादल से। मेहराबखा और जयादल ने कहा कि हम छोड़ तो देंगे, लेकिन एक एफिडेविट पे एक सिग्नेचर करवाएंगे कि ऐसा बोलो कि जो बटन को हमने बांट दिया ना, काट दिया, उस बटन की हत्या की जिम्मेदारी राम सिंह अपने ऊपर ले ले। राम सिंह ने कहा ठीक है भाई दादा, मेरा आपका पानी तो चालू करो, मैं ले लूंगा ना। तो क्योंकि उसको नजरबंद कर दिया था, कमरे में बंद कर दिया था, तो ऐसा समझौता करवाया था इन्होंने। इसके बाद दोस्तों फिर भी समझौता करवा लिया, फिर भी नहीं छोड़ा इन दोनों ने, किसको, राम सिंह को। तो हुआ क्या, करौली का मदनपाल आया दोस्तों, उसने बुलाया फिर करौली वाले को। तो करौली का मदनपाल दोस्तों अंग्रेजों की सहायता के लिए आया और राम सिंह को छुड़ाया दोस्तों, ठीक है। राम सिंह को छुड़ाया और छुड़ाने आया फोर्ट को, सिर्फ फोर्ट को आजाद करवाया इसने, जो किला था कोटा का उसको आजाद करवाया, बाकी क्रांति चल रही थी। तो करौली का मदनपाल आया, अब इसने राम सिंह को छुड़ा लिया। तो हुआ क्या दोस्तों, राम सिंह की तोपों के, जो मदनपाल है, मदनपाल की तोपों की सलामी दोस्तों बढ़ा दी गई 17 तोपों की सलामी। दोस्तों ये बड़ा स्टेटस होता है उस टाइम। और दोस्तों राम सिंह जो है अंग्रेजों को शक हुआ कि मिला हुआ है, तो उसकी 15 से 11 तोपों की सलामी, मतलब 15 से 11 कर दी। तोपों की सलामी ठीक कैसे, ये कम ज्यादा करना, जैसे कोई मान ली कैबिनेट मंत्री है, उसको राज्य मंत्री बना दिया, तो एकदम से डिमोशन कर दिया, और कोई सैलरी मतलब तोपों की सलामी बढ़ाना मतलब प्रमोशन है। तो भाई साहब करौली वाले का तो प्रमोशन होगा, क्योंकि इसने छुड़ाया आके राम सिंह को, और राम सिंह पे शक हुआ कि यार ये ऐसे कैसे नजरबंद हो गया, मिला हुआ है, तो इसकी तोपों की सलामी कम कर दी। तो 15 से 11 कर दी राम सिंह की, और मदनपाल की 17 तोपों की सलामी बढ़ा दी दोस्तों, तो इसका प्रमोशन हो गया। और रॉबर्ट की सेना ने विद्रोह को दबाया। बर्टन को तो हमने बांटा, बर्टन को बांटा, लेकिन रॉबर्ट आया, तो पूछा जाता है रॉबर्ट की सेना ने कोटा में विद्रोह को किसने दबाया, तो रॉबर्ट की सेना ने कोटा में विद्रोह को दबाया। तो रॉबर्ट की सेना ने विद्रोह को दबाया, पूछा जाता है कोटा में दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मुझे नहीं लगता 1857 की क्रांति का कोई भी फैक्ट बचा हुआ है, सारे फैक्ट हमने ले लिए हैं। उम्मीद आपको समझ आया होगा, और ये जो पीडीएफ है दोस्तों सारी की सारी आपने समझ लिया है, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इस सारे जो रिटन नोट्स है मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। जब भी आपको एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करना, इन नोट्स को देख लेना, आपका काम हो जाएगा। कम से कम 10 किताबों से ज्यादा फैक्ट निकाल के लाया हूँ। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, आप देखना आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं पिछले 5 साल में, वो सारे हम करेंगे, और आप चुटकियों में निकालते चले जाओगे। ये कहानी आपको याद आएगी जो मैंने बताई है ना, चेला बिथोड़ा के युद्ध में थोड़ी सी नले अनाड़ी था तुम्हारा गया, चेलावास के युद्ध में चेला आया, तो चेला को मिशन को भी निपटा दिया हमने। सारी कहानी, अबोट निम्बस में कौन था, तो अबोट था, अबोट में बैठ के भागा, तो कहाँ उसको शरण दी जाएगी, स्वरूप सिंह। सारी कहानी जैसे क्वेश्चन दिखेगा आपको याद आ जाएगी, मुझे उम्मीद है। तो आराम से पूरा देख लेना, फिर से अगर रिवीजन करना हो तो टॉक्स करके देख लेना, और अपने दोस्त जो भी 2-3 लोगों को जिनका तुम सिलेक्शन चाहते हो शेयर करना भाई, है ना। और अब से हमारा रेगुलर ये सीरीज रहने वाला है ठोक दिस, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, ठीक इसी नाम से एग्जाम एम्पायर, उस पर मैं पीडीएफ डाल दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है।